पॉलिनेशन ऐसा चैलेंज है जिसको जिम्मेदार किसी और तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। अगर अच्छी तरह से पानी ना लगे, सही लेवल पे पानी ना लगे तो मकई की जर्मिनेशन जो है वो मुतासर होती है। लैंड लेजर लेवलिंग जो है उसकी इस्तेमाल से पानी की बचत होती है। इसमें खास तौर पे मकई और चावल का मसला आता है। इसमें इन दोनों फसलों में नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये मिथ जो जिम्मेदार समझते हैं कि खाद ना भी डालें तो फसल हो जाती है, ये गलत है। ज़मीन की तैयारी के वक्त पोटाश इस्तेमाल की जाए। शानदार किसान हमारे वो काश्तकार हैं जिन्होंने ज़राअत के जदीद तरीके और एंग्रो फर्टिलाइजर की बेहतरीन खादें इस्तेमाल करके न सिर्फ पैदावार को बढ़ाया बल्कि अपने इलाके और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हम कसूर के ऐसे ही एक शानदार किसान जनाब यूनुस खान की हवेली पहुंचे और जानेंगे उनसे उनकी कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, आ जाएं। आ जाएं जी, आ जाएं। माशाल्लाह, घर तो बहुत जबरदस्त है आपका। जी आए। घर तो फिर देखते हैं, आ जाएं, पहले चाय पीते हैं, बैठ जाएं। अच्छा, खेती बाड़ी तो आपका खानदानी पेशा है। आप बचपन से ही इसमें शामिल रहे या पहले पढ़ाई की? खेती बाड़ी बचपन से अबाव अजदाद का काम था। जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त भी हम दादा की और वाला साहब की रोटी लेके जाते थे खेतों में। उनको काम करते देखते थे तो शौक़ होता था। फिर स्कूल पढ़ना, स्कूल से छुट्टी के बाद जब खेतों में जाना तो वो कोई छोटे छोटे काम हमारे ज़िम्मे लगा देते थे कि आपने ये करना है, वो चारा लेके आना है, वहाँ से कोई पानी लगा हुआ है तो उसका वो नक्का मोड़ के आना है, वो करते थे। ज़िम्मेदार पढ़ाई के साथ साथ हम सीखते रहे। जैसे किसी बंदे को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरली वो हमारा रहना सहना और उठना बैठना ज़िम्मेदारी में ही था। तो इसलिए जब तक तालीम मुकम्मल की तब तक ज़िम्मेदारी से मुकम्मल आगाही भी आ चुकी थी और शौक़ भी बन चुका था। सही सही। अच्छा, खेती बाड़ी से जुड़ा बचपन का कोई किस्सा जो अब तक याद हो? हमारे पास ट्रैक्टर होता था। जो पहला ट्रैक्टर हमने लिया था वो बात है 76 की। उस वक्त ट्रैक्टर चलाने की इजाज़त नहीं थी। उस ट्रैक्टर का रेडिएटर जो है ना पंक्चर था। जब वाला साहब ट्रैक्टर चला रहे होते थे तो हम पानी लेके जाते थे। हर कोई घंटे के बाद उसमें पानी डालना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वाला साहब नमाज़ पढ़ रहे थे तो ट्रैक्टर स्टार्ट ही खड़ा हुआ था। मैंने वो ट्रैक्टर को चलाना शुरू कर दिया। सामने कीकर का दरख्त था तो वो ट्रैक्टर जाके उसमें लगा, वो रेडिएटर सारा तबाह हो गया। ट्रैक्टर को नया रेडिएटर लग गया तो वाला साहब गुस्से हुए मेरे थोड़ा सा। दादा जी ने कहा, यार मुंडे ने तेरी जान छड़ाई थी, रोज़ पानी पावन तो नवा रेडिएटर लग गया तेरे ट्रैक्टर में। वो बड़ा याद है मैंने। अच्छा, खेतों में बाकायदा काम कब शुरू किया? छठी क्लास में था, 76-77 की बात है। उस वक्त मैंने खाद डाली थी मुंजी की तैयारी के लिए। खेत में पहली दफ़ा मैंने खाद का छटा किया था। जबरदस्त। आपकी कामयाबी बताती है कि आपकी ज़मीनें तो काफ़ी ज़्यादा होंगी। और क्या क्या उगाते हैं इनमें? मेरे पास हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उसमें मुश्तरका तौर पे हमारी 100 एकड़ ज़मीन है 4 भाइयों की। और फार्म का साइज़ इस वक्त 500 एकड़ है। 400 एकड़ ज़मीन ठेके की है। फसलें हम चावल उगाते हैं, कुछ खेतों पे आलू आ जाता है, कुछ खेतों पे गंदम आ जाती है। और जो आलू वाले खेत हैं उनमें दोबारा मकई आती है। यानी 3 फसलों वाले कुछ खेत हैं जो अच्छे फर्टाइल हैं। ज़रखेज़ ज़मीनों में 3 फसलें लेते हैं, जो थोड़ी सी नॉर्मल है उनमें 2 फसलें। खेती बाड़ी के 30-35 सालों में कोई ऐसा लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुए? 92 में मेरा एक ख्वाब था। मेरे एक पड़ोसी फार्मर थे, उनके पास बड़ा ट्रैक्टर था, वो चल रहा था तो मेरे ज़हन में आता था कि मेरे पास भी ऐसा ट्रैक्टर होगा। तो 99 में मैंने जब 385 ट्रैक्टर ख़रीदा तो जिस लम्हे वो ट्रैक्टर मेरे खेत में चल रहा था ना, वो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र वाला लम्हा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 9 ट्रैक्टर हैं। तो चलें फिर हमें अपनी ज़मीनों का विजिट करवाएं ताकि नाजरीन भी आपकी शानदार ज़मीन देख सकें। चाय पी के निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर चलते हैं, चल के देखते हैं ज़मीन। अच्छा, ये बताएं कि फार्मिंग में आपके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या बात है? फार्मिंग में सबसे बड़ी इत्मीनान वाली बात तो यही है कि बंदा अपना काम कर रहा होता है, अपने लिए कर रहा होता है, उससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा होता है। ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि फार्मिंग में और भी शोबे हैं जिसमें लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फार्मिंग में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लेबर की सूरत में, मैनेजमेंट की सूरत में, सारे लोग कमा रहे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं।
मकई की फसल तो माशाल्लाह बड़ी शानदार है आपकी। आप हमें जमीन की तैयारी से फसल की कटाई तक मरहलावार बताएं कि बेस्ट पैदावार के लिए क्या बेस्ट तरीके अपनाते हैं आप। मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहली बात है उसको वक्त पे काश्त किया जाए, टाइम से बीज खरीद के प्लानिंग करके रखा जाए और काश्त के वक्त उसको फास्फोरस दें, उसमें एंग्रो डीएपी या एंग्रो जरखेज़, डीएपी की 2 बोरियां और अगर जरखेज़ डालें तो उसके 4 बैग। उसके बाद मकई जब लग जाती है उसको पानी प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। जो पानी लगाने वाले लोग हैं वो उसका बड़ा इस पे असर होता है। अगर अच्छी तरह से पानी ना लगे, सही लेवल पे पानी ना लगे तो मकई की जर्मिनेशन जो है वो मुतासर होती है। पेस्टिसाइड के स्प्रे, ये सारी चीज़ें टाइम पे मैनेज करें। और उसके साथ साथ आगे फिर यूरिया की स्टेज आ जाती है, जब 5-6 पत्तों की फसल हो जाती है उसको जिंक वाला यूरिया डालें और उसके बाद इसको 2 बोरी एंग्रो यूरिया जो है वो डाल दें। जब मक्की थोड़ी ऊपर आ जाती है तो उसको इससे सुंडियों से बचाने के लिए फिर स्प्रे की जाती है। तो ये इस तरह से तकरीबन 4 महीने से 10 दिन ऊपर लग जाते हैं इसको पकने तक। सही ठीक हो गया। ये बताएं कि मकई की फसल के लिए जमीन तैयार करनी हो तो किन बातों का ख्याल रखें। पॉलिनेशन ऐसा चैलेंज है जिसको जिम्मेदार किसी और तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। अगर बुवाई के वक्त मुतवाज़न खादें इस्तेमाल की जाएं, जैसे जरखेज़ प्लस है, इसमें पोटाश, फास्फोरस और यूरिया मुतवाज़न तरीके से मिल जाती है तो फसल पॉलिनेशन बेहतर तरीके से कर पाती है। और पोटाश का अच्छा सोर्स जो है वो जरखेज़ प्लस है और ये ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल की जाए तो बहुत बेहतर है। बाद में पोटाश इतना फ़ायदा नहीं देती जितना तैयारी के वक्त देती है। और मकई की अच्छी पैदावार के लिए पौधों की तादाद का भी ख्याल रखना पड़ता है क्या? ये तो बुनियादी चीज़ है। कोई भी फसल है, जब उसके पौधों की तादाद पूरी होगी तो वो अपना पूरा झाड़ देगी। अगर उसके पौधे तादाद में कम है तो उसने क्या परफॉर्म करना है। इसमें ख़ास तौर पे मकई और चावल का मसला आता है। इसमें इन दोनों फसलों में नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मुंजी मैनुअल लगाने का रवाज है, दस्ती लेबर लगाती है, पौधों की तादाद पूरी नहीं होती। उसके लिए अगर मशीनें इस्तेमाल की जाएँ तो बहुत अच्छा है। मैंने पिछले 3 साल से वो मशीन का इस्तेमाल शुरू किया, मुंजी लगाने वाली। पौधों की तादाद पूरी हो जाती है, उसका वज़न यानी झाड़ जो है फसल का वो बेहतर बनता है। मकई भी आप मैनुअल नहीं लगाते, आप मशीन से लगाते हैं। मैनुअल लेबर में नंबर ऑफ प्लांट्स पूरा करना एक मसला होता है और पौधों की तादाद का पूरा होना हर एक फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। सुना है पाकिस्तान की ज़मीनों में जिंक की बड़ी कमी है, तो इसके लिए कौन सा जिंक बेहतर है? मकई की फसल पे जिंक के इस्तेमाल के लिए ज़बरदस्त यूरिया अच्छी चीज़ है। इसमें बायो एक्टिव जिंक दूसरी आम जिंक की निस्बत बेहतर तरीके से अमल करती है और फसल आखिर तक हरी भरी रहती है और दाने जो हैं वो वज़नदार होते हैं। बगैर जिंक के दाना उतना वज़न नहीं देता जितना जिंक वाला दाना वज़न देता है। तो इसमें बायो एक्टिव जिंक दूसरी तमाम जिंकों की निस्बत बेहतर नताई दे रही है। पानी की कमी और मौसम की शिद्दत तो आजकल के बड़े मसले हैं, इनसे कैसे निपटते हैं? मकई की फसल में पॉलिनेशन का मरला बड़ा नाजुक होता है। इसके इलाज के लिए हम पोटाश इस्तेमाल करते हैं और पोटाश इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त पोटाश इस्तेमाल की जाए, जिसमें सारी खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करने के लिए हम जरखेज़ का सहारा लेते हैं। जरखेज़ प्लस ऐसी खाद है जिसमें तीनों खादों का एक मिक्सचर बनाया गया है और वो फसल के लिए बड़ा बेहतर रिजल्ट देता है। अभी तो आपकी मकई की फसल बड़ी शानदार है, क्या कोई खास खाद यूज करते हैं? ज़बरदस्त यूरिया के इस्तेमाल से दाने की भराई ठीक हो जाती है, दाने का वजन अच्छा बनता है और फसल हरी भरी रहती है पकने तक। हमें ये बताएं कि एंग्रो किस तरह से किसानों की मदद कर रहा है कि वो अपनी फसल का ख्याल भी रख सकें और खर्चे भी बचा सकें। एंग्रो दूसरी खादों की निस्बत इसलिए भी बेहतर है कि एंग्रो के जो फील्ड स्टाफ है वो विजिट करते हैं, फसल की ज़रूरत के मुताबिक एडवाइस करते रहते हैं और लैब टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है। ज़मीनों का सैंपल करके जिस खाद की जितनी ज़रूरत होती है वो एंग्रो वाले एडवाइस करते हैं और किसी कंपनी का कभी कोई बंदा ये काम नहीं करता, इसलिए एंग्रो की खादें ज़्यादा बेहतर है। सही हो गया। आजकल फार्मिंग में बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या आपने भी उनसे फ़ायदा उठाया? मैं समझता हूँ कि जो भी जिम्मेदार इस वक्त जिम्मेदारा कर रहा है उसको एक तो मैकेनाइजेशन पे आना चाहिए, मशीनों का इस्तेमाल करे, लेबर कम से कम इन्वॉल्व होगी तो जिम्मेदार बेहतर तरीके से अपनी फसल को संभाल सकेगा। कुछ मसाइल में लेबर नागुज़ीर भी होती है, लेकिन जो काम मशीन से बेहतर हो सकता है उसको मशीन के ज़रिए करें। लैंड लेज़र लेवलिंग जो है उसकी इस्तेमाल से पानी की बचत होती है,
इसी तरह से स्प्रे करने के लिए मैनुअल स्प्रे जो है वो ज़्यादा टाइम भी लेती है और इतनी अच्छी भी नहीं होती। उसके लिए ट्रैक्टर के साथ स्प्रे करने के बूम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबवेल जो है इनके पहले आम सेंट्रीफ्यूगल पंप होते थे, आजकल सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो वक्त के साथ साथ जिस तरह से जिद्दत आ रही है वो ज़रूरी हालात भी उस तरह से हम तब्दील कर रहे हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ज़िम्मेदारी के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, उसके इस्तेमाल होने वाली जितनी भी मदाखल हैं, इनपुट्स, वो एडवांस से अपनी फसल से पहले ख़रीद के उनको मैनेज करके रखे। ऐसा ना हो कि फसल की ज़रूरत के वक्त उसको चीज़ मिले ना, या वो लेट कर ले तो उसकी फसल कमज़ोर हो जाती है। सबसे अच्छे ज़िम्मेदारी का उसूल यही है कि आने वाली फसल के लिए सारी चीज़ें बेहतर और अच्छे वक्त पे मैनेज करके रखें। सही वक्त पर सही खाद, आपका क्या मानना है? हर एक खाद का उसके मुनासिब वक्त पे लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी खाद अगर आप वक्त निकाल के या वक्त से पहले इस्तेमाल करते हैं तो आप खाद ज़ाया कर रहे हैं। ज़बरदस्त यूरिया का जैसे टाइम है, चावल पे भी पहली खाद जब आप देते हैं ज़बरदस्त यूरिया दें, क्योंकि उस वक्त पौधे को जिंक की ज़रूरत होती है। मकई की भी पहली खाद जब 5-6 पत्तों पे फसल होती है उस वक्त ज़बरदस्त यूरिया दें, बाद में एंग्रो यूरिया सादा देते रहें। ये बताएं कि क्या खादों में भी नए तजुर्बे हो रहे हैं? एंग्रो का जो काम है उसमें इन्होंने ज़मीनों के तजज़िये के बाद जो खादें बनाई हैं, कौन सी फसल को कितनी मिकदार में यूरिया, कितनी मिकदार में फास्फोरस और कितनी मिकदार में पोटाश चाहिए, वो सिर्फ एंग्रो के अलावा कोई नहीं दे रहा। वो जरखेज़ प्लस, जरखेज़ खास, मुख्तलिफ खादें मुख्तलिफ फसलों के लिए, मुख्तलिफ इलाकों के लिए बनाई हैं। वो सिर्फ एंग्रो का काम है। उसकी वजह से फसलों का पैदावार बेहतर हुई है। क्या ये सही है कि अगर पहली फसल आलू की हो उसके बाद मकई में खाद नहीं डालनी पड़ती? खेत किसी भी फसल से खाली हो, वो आलू हो या कोई दूसरी फसल, डीएपी डालने से फसल का झाड़ जो है वो ज़्यादा होता है। एंग्रो डीएपी अगर आप एक बोरी डाल लें आलू वाले खेत में, और जिस खेत में आप नहीं डाल रहे उसके झाड़ में कोई 10-12 मन का फ़र्क आ जाता है, 15 मन का। ये मिथ जो ज़िम्मेदार समझते हैं कि खाद ना भी डालें तो फसल हो जाती है, ये गलत है। ये बताएं, आप कब से एंग्रो की खादें इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से मैंने ज़िम्मेदारा शुरू किया है 1992 से, मैं उस वक्त से एंग्रो के खादें इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये ज़बरदस्त यूरिया जो है इसके साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जिंक डालने की अलहदा से ज़रूरत नहीं रहती। और बाकी जो जरखेज़ है उसके साथ अगर हम देते हैं खादें तो उसमें पोटाश और फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है वो सारा मिक्स होता है। वो 3 खादों का काम करती है। माशाल्लाह, आपका इतना तजुर्बा है। कैसा बीज, खाद और देखभाल चाहिए अच्छी फसल को? अपने काश्तकार भाइयों से भी शेयर करें। चैलेंजेस मकई की फसल में सबसे पहले तो जब मकई लगाते हैं उसकी जर्मिनेशन का इशू होता है। सीड अच्छा हो तो जर्मिनेशन पूरी आ जाती है, उसका प्रोसीजर पूरा ठीक हो लगाने का। उसके बाद जब मकई उग जाती है तो उसको पेस्टिसाइड का मसला होता है, उसको सुंडियाँ और ये तेला वगैरह अटैक करता है, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर फसल की सेहत अच्छी हो तो वो बीमारियों से बच जाती है, और सेहत के लिए उसको अच्छी खादें मिलें, जैसे एंग्रो डीएपी डालें और ज़बरदस्त यूरिया दें। पॉलिनेशन के वक्त पे अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो मकई ठीक से पॉलिनेट करती है जिसको पहले पोटाश का इस्तेमाल किया गया हो। एंग्रो की खाद जो जरखेज़ है उसमें पोटाश, फास्फोरस और यूरिया तीनों शामिल हैं। अगर मुतनासिब मिकदार में वो खादें इस्तेमाल की जाएँ तो पॉलिनेशन के मसाइल बहुत कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया यूनुस खान साहब, आपने सिर्फ अपना सफर हमारे साथ शेयर नहीं किया बल्कि बहुत से काश्तकारों को कामयाबी की नई राह दिखाई है।